जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ द रेडियो एक्टिविटी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ये हो गया कि जो न्यू फिजिक्स है, जहाँ पर कह सकते हैं कि हम एटम, उसके स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है, इसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। और हम पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट है, और नाम क्या है उसका कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें ये बात करनी पड़ेगी कि एटम को किस तरीके से सर्च में लाया गया। तो 19वीं सेंचुरी की बात है, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने किसी एटम के ऊपर क्या किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवा दी थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट से उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकाला, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस निकाला। और उसी की एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एटम का सारा चीज़ जब कंफर्म हो गया तो उसी से रिगार्डिंग फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम जे जे थॉमसन था। और उन्होंने क्या किया, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर खोज की। और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस तरीके से एक हम मोटा मोटा यहाँ पर एक चीज़ ले लिए कि इतनी चीज़ों की खोज हो गई है और एटम हमारा जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। और एटम के एग्जिस्टेंस में जब आया तो एटम के बारे में क्या क्या हम इंफॉर्मेशन जानते हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो एटम के लिए हम फर्स्ट जो बात करने वाले हैं तो उसके रिगार्डिंग जो हेडिंग होगी उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एटम कंसिस्ट होता है थ्री मेन पार्टिकल से, और उन थ्री मेन पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या नाम है उनका, इलेक्ट्रॉन नाम है, प्रोटॉन नाम है और न्यूट्रॉन नाम है, ठीक है। और हम एटम से रिगार्डिंग कुछ बातें और जानते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करेंगे। और उस न्यूक्लियस के बाहर जो ये ऑर्बिटल होता है, इस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, रेड कलर से हमने बनाकर आपको दिखा दिया है। तो हमने क्या देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रिसाइड करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं। और जो कि पूरे एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट ऑर्बिट या स्पेसिफिक ऑर्बिट में। डेफिनिट या स्पेसिफिक ऑर्बिट हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिट कहें तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। तो स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो हमेशा मूवमेंट का नेचर होता है, कहीं पर भी स्टेशनरी नहीं होता है ये। और इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व करता है इस ऑर्बिटल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर जब ये रिवॉल्व करता है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट द एनर्जी। ये भी बात आप याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, या रेडिएट आउट इन मतलब एनर्जी। और मतलब एनर्जी को जब रेडिएट नहीं करता है तो इसका ये मतलब हुआ
कि जो ये इलेक्ट्रॉन है एक ऐसे ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है जो ऑर्बिटल स्टेशनरी ऑर्बिटल होता है। किस में चक्कर लगाता है? एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। या हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये स्टेशनरी सेल है। इसको स्टेशनरी सेल भी कहते हैं, याद रखना, स्टेशनरी सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इस स्टेशनरी सेल में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी डेफिनिट एनर्जी होती है। क्यों डेफिनिट एनर्जी होती है? बिकॉज ऑफ डेफिनिट ऑर्बिटल का डेफिनिट एनर्जी होता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेफिनिट ऑर्बिट होता है तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है? डेफिनिट होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेफिनिट। ये सब डेफिनिट होते हैं। और हमने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, एनर्जी को इमिट ही नहीं करते हैं। और जब एनर्जी को इमिट नहीं करते हैं तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल सारी चीज़ें क्या होंगी? कांस्टेंट रहने वाली हैं, कोई भी चीज़ बदलने वाला नहीं है। याद रखना कि हर एक एटम के पास डेफिनिट कह सकते हैं कि एनर्जी की अपनी एक ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल होते हैं। क्या होते हैं? डेफिनिट एनर्जी की ऑर्बिट या सेल होते हैं ये। और इन हर एक सेल में अपना इनका एक डेफिनिट नंबर ऑफ, या कह सकते हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एटम के पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो वो 100 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन सारे डेफिनिट ऑर्बिट के में लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। और ये लिमिटेड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं उन सारे ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सबसे इनर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाले में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाले में, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना एक अरेंजमेंट होता है। और वो अरेंजमेंट हम देते कैसे हैं उसके लिए हम एक प्रॉपर फार्मूला बना हुआ है। वो फार्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या गिवन है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सेल कैन accommodate is given by 2n²। इसी से हम पता लगाते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल है, लेकिन किसी ऑर्बिट में 2n² क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2n² क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। अब जैसे मैं कह दूं कि किसी एटम के पास बैरियस सेल है और वो बैरियस सेल हर न्यूक्लियस के चारों ओर हैं, कह सकते हैं कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे नंबर ऑफ बैरियस सेल हैं, बहुत सारे ऐसे सेल लगे हुए हैं, ऐसे सेल बने हुए हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सारे क्या हैं? सेल हैं किसी एक न्यूक्लियस के चारों ओर, ये क्या है? सेल हैं, ऐसे बने हुए हैं। हम यहाँ पर लगभग कुछ सेल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, कुछ सेल ऐसे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग, इस सेल को ये ऐसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि इन सेल की नेमिंग भी अच्छे से कर लें हम। तो हमारा ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। इस सेल का नाम K है, L है, इसका M है, N है, O है, ऐसे रख रहे हैं। और इसका P है, Q है और ये R है। तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस K वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि n इज़ द नंबर ऑफ सेल। तो ये n इज़ द नंबर ऑफ सेल, तो ये क्या है? फर्स्ट सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस के पास है सबसे, तो ये फर्स्ट सेल है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है।
तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ऐसे एल में, एल है तो एल के लिए हम क्या करेंगे, एल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा सेल है तो 2 और n की जगह पर 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे एम सेल है तो एम सेल के लिए अगर हम बात करूँ तो एम है, तो m कौन सा सेल है, थर्ड वाला सेल है, तो n = 3। तो 2 × 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 18। तो थर्ड वाले में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। इसी तरीके से मैं अगर n सेल की बात करूं, n सेल की बात करें तो n = 4th सेल आ जाएगा। तो 2 × 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब ये 32 हो जाएगा। इट मीन्स दैट हम यहाँ पर n वाले सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से आप फर्दर n = 4 5 6 हर एक इस नंबर ऑफ सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ कंक्लूजन निकल कर आ गया होगा, क्या निकल कर आया होगा कि KLMNO ... जितने भी सेल होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं, 2 8 18 32 50 72 98 ... ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। और NO तो हो ही गया है, O तो हो ही गया, O P Q और R ऐसे ... ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको कंफर्म चल गया होगा कि डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हैं, और इस किसी एक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी फिक्स्ड है, लेकिन इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इस ऑर्बिटल से डिफरेंट है। इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इस ऑर्बिटल से डिफरेंट है। इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इस ऑर्बिटल से डिफरेंट है। इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है इससे डिफरेंट है। तो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है, बट किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, वो डेफिनिट है, कह सकते हैं कि लिमिटेड है, उसमें कम या ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी। और सेम ऑर्बिटल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से एनर्जी डिफरेंट होता है। और सेम अमाउंट एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रिसाइड करते हैं। ये सारी बातें याद रखना। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ये याद रखना, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है। और 2n² क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब बातें थोड़ा सा याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द, कह सकते हैं कि सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और किसी एटम के अंदर जो डिफरेंट सेल होते हैं उनका एक कॉमन नेम होता है जिसको KLMNOPQR ऐसे बोलते हैं। उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 50 72 98 ये हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको हमने बता दिया डिटेल में। हमने शुरुआत में जो हेडिंग ली उस हेडिंग का नाम ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का अगर अब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ आपको और समझ में आ जाना चाहिए, वो है कि किसी एटम का साइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि साइज ऑफ एन एटम। तो किसी एटम की अगर साइज आपको डिटरमाइन करनी हो तो करोगे क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया हीलियम या हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो कुछ भी हमने ले लिया, तो ये 2H4 होता है, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, लिथियम तो 3Li और 6 होगा। तो इस तरीके से
या फिर मैं कार्बन ले लूँ तो कार्बन से 612, तो कोई भी एक एटम ले लो। यहाँ पर मेरा एक्सटेंशन ये नहीं है कि हर एक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लिखें, हम कोई भी एक एटम ले लेते हैं। मान लो कि Mg ही ले लिया, 12 और ये 24। तो Mg का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2 8 और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 और M में, यहाँ देखेंगे L में 8 और M में 4। तो अगर मैं मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करेंगे, और इसका जो फर्स्ट सेल है उस फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा, K होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे, एक ये और एक ये। और मैं अगर तीसरा सेल बनाऊं यहाँ पर तो तीसरे सेल का नाम क्या है, सॉरी दूसरा सेल बनाऊं तो दूसरे सेल का नाम है L, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेंगे। तो 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और थर्ड अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो या कह सकता हूं कि थर्ड बना रहा हूं, तो ये थर्ड हो गया। और अरे गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। तो थर्ड मैंने बना लिया, और थर्ड का नाम है M, और M में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हमने बना लिया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो K L M इन तीनों को हमने बना लिया और इनकी क्या कर ली, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। तो अब हमने, हमारी जो हेडिंग थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इस एटम का स्ट्रक्चर हम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस एटम का स्ट्रक्चर हमको कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट, इस वाले ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। या आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं इसको। और इस सबसे जो न्यूक्लियस के पास वाला जो सेल होता है इसे क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट सेल बोलते हैं इसको, इनर मोस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट सेल से हमें नहीं मतलब है। अगर हमने हमने सोच लिया है कि साइज ऑफ एटम हमको कैलकुलेट करना है, तो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट से देखना है। तो न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये जो रेडियस है, ये रेडियस अगर हमको पता चल जाए, अगर ये रेडियस हमको पता चल जाए तो हम क्या करेंगे कि साइज ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने ये देखा है कि अगर साइज ऑफ एटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ सेल हमको पता चल जाए बस, और किसका पता चल जाए, ऑफ इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, ऑफ द सेल का, ठीक है। जो सेल है, इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के सेल और ऑर्बिट में, उसी का रेडियस पता चल जाए तो हम एटम की साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो एटम की साइज मानी गई है, यानी कि साइज ऑफ एटम जो माना गया है, साइज ऑफ एटम जो माना गया है एटम, वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर का माना गया है। और इलेक्ट्रॉन ये माना गया है, ये इसकी साइज मानी गई है, किसकी मानी गई है, एटम की। एटम की ये साइज मानी गई है 10⁻⁻, कितना माना गया है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये इतना माना गया है अप्रॉक्सीमेटली। और आपको बता दें 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसकी रेंज ऑफ एटम है, ठीक है। साइज ऑफ, जो रेंज ऑफ साइज ऑफ एटम है वो यही माना गया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ साइज ऑफ एटम जो माना गया है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट में 10⁻⁸ ले लिया जाता है। आपको एक चीज़ और बता दें कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर की बातें हो रही हैं, तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊपर चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है। और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं ये, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ अगर इसके मैथमेटिकली वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। या हम इसको, इसी वैल्यू को -e से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन शॉर्ट में यही वैल्यू को हम ऐसे -e लिख देते हैं।
और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नियरली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे कंपैरिजन कर लें, ऐसे ही कंपैरिजन कर लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से कितना टाइम्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तब हमको मिल जाता है जब हमें मास ऑफ प्रोटॉन मालूम हो, और उसको क्या करें हम, मास ऑफ प्रोटॉन को 1840 से हम डिवाइड कर दें, बस हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है अगर आपको ये पता करना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसको डिवाइड कर दो 1840 से, तो अब हमको क्या मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या मिल गया हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ME से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने यहाँ तक जो बातें की वो सारी बातें किससे रिलेटेड किया, हमने वो सारी बातें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस से। इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कशन रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।